हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर एक छोटी सी अमेंडमेंट। सर अमेंडमेंट है चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर, चैरिटेबल ट्रस्ट जो टॉपिक है उसके अंदर सर 3 अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहली अमेंडमेंट है बच्चों सेक्शन 2 क्लॉज 15 में, जो डिफाइन करता है चैरिटेबल पर्पस को। ओके, चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन में बच्चों क्या क्या चेंज आए हैं, इसके अंदर 2 चेंजेस आए हैं। 2 चेंजेस कौन कौन से? सर सबसे पहली बात, एक तो योगा अब चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन में ऐड कर दिया गया है। दूसरा चेंज है एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी पहले भी लिखा हुआ था, अब भी लिखा हुआ है, तो फिर इसमें चेंज क्या है? एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। इससे रिलेटेड एक प्रोवाइजो होता था, उसके अंदर चेंज किया गया। प्रोवाइजो के अंदर चेंज क्या किया गया? सर पहला प्रोवाइजो में पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि पहले क्या होता था। मैं आपको सीधा नया प्रोवाइजो पढ़ाने की कोशिश करता हूं और मैं उसकी कुछ डिटेल्स लिख देता हूं कि सर एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी शैल नॉट बी फॉर चैरिटेबल पर्पस। यानी कह रहे हैं कि सर अगर आप जनरल पब्लिक यूटिलिटी करते हैं तो हम उसे चैरिटेबल पर्पस नहीं मानेंगे। हाँ जी, हम उसे चैरिटेबल पर्पस नहीं मानेंगे इफ इट इन्वॉल्व्स कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस। अगर आपने उसमें कोई भी एक्टिविटी करी जो कि इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस में है। ओके, फॉर अ सेस, फी और अदर कंसिडरेशन, फॉर अ फी, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ यूज और एप्लीकेशन और रिटेंशन ऑफ द इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटी। आपने चाहे उसकी इनकम को फिर कहीं भी अप्लाई किया हो। जरा जस्ट देखते हैं। कहते हैं सर जनरल पब्लिक यूटिलिटी की किसी भी एक्टिविटी को हम चैरिटेबल पर्पस नहीं मानेंगे अगर वो एक्टिविटी ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस के नेचर में है, आपने उसके लिए फीस चार्ज करी है और आपने चाहे उसकी इनकम को कहीं अप्लाई किया हो, ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ओके, आगे लिखते हैं जी अनलेस। यानी अब कंडीशन बता रहे हैं कि अगर आपने ये 2 कंडीशन फुलफिल कर ली तो हम एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी को चैरिटेबल पर्पस मान लेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी को हम चैरिटेबल पर्पस नहीं मानेंगे। अब वो कंडीशन क्या है, जरा पढ़ देता हूं आपके लिए। सच एक्टिविटी इज अंडरटेकन इन द कोर्स ऑफ एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ सच एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। इन शॉर्ट, वो जो एक्टिविटी है वो इन कोर्स ऑफ एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी होनी चाहिए, यानी इट शुड बी इंसिडेंटल टू इट। एंड सेकंड सर एग्रीगेट रिसिप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है सर। एग्रीगेट रिसिप्ट, जो आपकी रिसिप्ट्स मिली है उस एक्टिविटी से, जिस एक्टिविटी को आप फीस वगैरह के लिए दे रहे थे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एग्रीगेट रिसिप्ट फ्रॉम दैट एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डू नॉट एक्सीड, हाँ जी मेरे साथ, डू नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल रिसिप्ट। मेरे साथ 20% ऑफ टोटल रिसिप्ट ऑफ ट्रस्ट। अच्छा जी, ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। अब बच्चों जरा इसको एनालाइज करने का समय आ गया और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर अमेंडमेंट का। अगर मैं देखूं जो डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट में आई है, देखते हैं क्या। सो योगा ऐड हो गया, वेरी गुड। एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी एज इट इज है, उसका प्रोवाइजो चेंज किया और प्रोवाइजो में लिखला कि जनरल पब्लिक यूटिलिटी की कोई भी एक्टिविटी को हम चैरिटेबल पर्पस नहीं मानेंगे अगर वो एक्टिविटी ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस के नेचर में है, जिसके लिए आपने फीस चार्ज करी है और आपने उसकी इनकम चाहे कहीं भी अप्लाई की हो, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। अनलेस नंबर 1 वो एक्टिविटी इसलिए दी गई थी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एडवांसिंग द जनरल पब्लिक यूटिलिटी एंड द एग्रीगेट रिसिप्ट from such activity during the previous year do not exceed 20% of the total receipt of the trust of that previous year। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो सर हम आपके एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी को भी चैरिटेबल पर्पस मान लेंगे और आपका ट्रस्ट चैरिटेबल ही रहेगा। ओके, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? चैरिटेबल ट्रस्ट की डेफिनेशन को मैं 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ। चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन उसमें 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ। एक तो सर अपना हो गया रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, और अब तो और भी चीज़ आ गई उसके अंदर, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट,
प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. तो वी कैन इजीली से दैट दिस डेफिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड द पार्ट्स आर वन एंड एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. ये जो प्रोवाइजो आया है, ये जो प्रोवाइजो पहले था इसे चेंज कर दिया गया, ये प्रोवाइजो सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. इसका मतलब है इन वाली एक्टिविटीज पे प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं है. अब अगर कोई ट्रस्ट इसमें से कोई एक्टिविटी कर रहा है, मेरे साथ, अगर कोई ट्रस्ट इसमें से कोई एक्टिविटी कर रहा है सर, चाहे वो फीस भी ले रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट ही रहेगा और उसको एग्जम्पशन मिलती रहेगी अंडर सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं है. ओके. अच्छा, अगर यही ट्रस्ट, बहुत ध्यान से, अगर यही ट्रस्ट इन पर्पस के बना हुआ ट्रस्ट बिजनेस कर रहा है, लेकिन बिजनेस इंसिडेंटल है, बिजनेस क्या है, इंसिडेंटल फॉर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, तो उस बिजनेस की जो इनकम होगी सर, उसको भी हम चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम मान लेंगे और वो भी, उसको भी एग्जेम्पशन, उस बिजनेस इनकम पे भी उसे क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन, और चैरिटेबल ट्रस्ट ही रहेगा, उसकी कोई भी एग्जेम्पशन कैंसिल नहीं होगी. अच्छा जी, अब बच्चों यही देखते हैं, जरा मान लेते हैं रिलीफ ऑफ पुअर के लिए एक ट्रस्ट बनाया था. रिलीफ ऑफ पुअर एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव है. इसमें सर वो क्या क्या कर सकता है, ए सर ट्रस्ट काम कर रहा है कमर्शियल बेसिस पे, ट्रस्ट खुद ही कमर्शियल बेसिस पे काम कर रहा है और भी चैरिटेबल रहेगा. बी ट्रस्ट एक बिजनेस कर रहा है सर, बिजनेस इंसिडेंटल है सर, इस बिजनेस की इनकम भी चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी और उस पर भी सेक्शन 11 और सेक्शन 12 की आपको एग्जम्पशन मिलती रहेगी यहाँ पे भी. एंड सी पार्ट, अगर सर वो ट्रस्ट बिजनेस कर रहा है और बिजनेस इंसिडेंटल नहीं है, हाँ जी, बिजनेस इंसिडेंटल नहीं है, तो क्या होगा, जो बिजनेस की इनकम है वो 11 और 12 के लिए एलिजिबल नहीं होगी, लेकिन जो और ट्रस्ट की जो इनकम आ रही है, डोनेशन एटसेट्रा, वो 11-12 के लिए एलिजिबल थी और एलिजिबल ही रहेगी. एक बात. अब बच्चों आगे चलते हैं. ये एक बात बिल्कुल क्लियर रखना, रिलीफ ऑफ पुअर पे ये जो नया प्रोवाइजो आया है, मेरे साथ जो नया प्रोवाइजो आया है सेक्शन 2 क्लॉज 15 में सर, वो एप्लीकेबल नहीं है. वो 20% वाली बात एप्लीकेबल नहीं है सर, वो कमर्शियल ट्रेड और बिजनेस वाली बात एप्लीकेबल नहीं है. ओके. अब जरा इसके दूसरे पार्ट को समझते हैं और वो है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. ओके. तो सर अगर एक ट्रस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था, एक ट्रस्ट का मेन ऑब्जेक्ट था जीपीयू यानी जनरल पब्लिक यूटिलिटी देना, और वो उसे कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर चलाते थे, हाँ जी, किसके तौर पर चलाते थे, कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे, तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट अब चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि सर वो क्या कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं. अब चाहे आप उसके लिए आप उस ट्रस्ट से आती हुई इनकम को कैसे भी यूटिलाइज करें, ये भी मैटर नहीं करता, वो ट्रस्ट बस नॉन चैरिटेबल बन जाएगा. लेकिन याद रखें, प्रोवाइजो ने 2 कंडीशन भी बताई थी कि सर अगर वो कमर्शियल एक्टिविटी कैरी हो रही है इन द कोर्स ऑफ कैरिंग आउट द मेन ऑब्जेक्ट्स, इन द कोर्स ऑफ कैरिंग आउट द मेन ऑब्जेक्ट्स, और सर जो टोटल रिसिप्ट और जो उस कमर्शियल एक्टिविटी से रिसिप्ट है वो 20% ऑफ टोटल रिसिप्ट से एक्सीड नहीं करता, तो वो ट्रस्ट, हाँ जी मेरे साथ, तो वो ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट रहेगा. ओके. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना सर, उसको डोनेशंस मिली हैं 50 लाख की सर, उसका और रिसिप्ट्स आई हैं नॉन कमर्शियल बेसिस पे अराउंड 10 लाख की, और उसको रिसिप्ट्स आई हैं कमर्शियल बेसिस पे अराउंड 15 लाख की, तो टोटल जो इसके रिसिप्ट होगी दैट इज 75 लाख. अगर हम इसका 20% निकालते हैं दैट इज 15 लाख, और सर हमें तो जो कमर्शियल रिसिप्ट मिली वो भी कितनी मिली है, 15 लाख. तो बहुत सिंपल हो गया कि सर ये चैरिटेबल ट्रस्ट कुछ अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहा है, और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो फॉर कैरिंग दी मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट कर रहा है, और इसके जो रिसिप्ट्स हैं वो 20% से एक्सीड 20% ऑफ टोटल रिसिप्ट से एक्सीड नहीं कर रही कमर्शियल बेसिस वाली, तो सर ये चैरिटेबल ट्रस्ट ही रहेगा. इसको सेक्शन 11 और सेक्शन 12 की एग्जेम्पशन मिलती रहेगी. बट अगर ऐसे होता 50, 10 और 40, तो अभी कितना हो गया टोटल मिला के 100. 20% कितना होता था इसका 20, बट टोटल हमारी नॉन रिसिप्ट ऑन कमर्शियल बेसिस है कितनी 40%.
अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ये चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं रहेगा और इसकी पूरी की पूरी इनकम पे आपको एग्जेम्पशन ऑफ सेक्शन 11 अवेलेबल नहीं होगी। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है बच्चों, जो आपने ध्यान रखनी है। चैरिटेबल ट्रस्ट की जो पर्पस, चैरिटेबल ट्रस्ट का जो पर्पस है, यानी चैरिटेबल पर्पस है, उसको दो पार्ट में बांट दिया, एक मेन पर्पसेस और दूसरा एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। सर ये जो मेन पर्पस है, इसमें आप कमर्शियल बेसिस पे कुछ भी काम करो आप तब भी चैरिटेबल ट्रस्ट रहोगे, एग्जेम्पशन मिलती रहेगी। बिजनेस बनाओ तो भी सर आप चैरिटेबल ट्रस्ट बने रहोगे। अगर बिजनेस इंसिडेंटल है तो सर आपकी बिजनेस इनकम को भी चैरिटेबल ट्रस्ट की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बिजनेस अगर इंसिडेंटल नहीं है तो चैरिटेबल ट्रस्ट को तो एग्जेम्पशन मिलती रहेगी, लेकिन बिजनेस की इनकम पे आपको 11-12 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ओके, अगर आप एडवांसमेंट जनरल पब्लिक यूटिलिटी कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी अगर कोई भी रिसिप्ट है नॉन कमर्शियल बेसिस पे, डोनेशंस हैं, उनसे मैं कोई लेना देना नहीं है सर, इनको आप सेक्शन 11 सेक्शन 12 की एग्जाम्पशन जो भी होती हैं वो मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आपको रिसिप्ट मिल रही है कमर्शियल बेसिस पे तो दो बातें याद रखिएगा। एक, ये कमर्शियल बेसिस होना चाहिए फॉर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट, एंड द रिसिप्ट फ्रॉम दिस शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो सर आपका एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी भी एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल रहेगा। अदरवाइज सर उसके ऊपर प्रोवाइजो हिट कर जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज 15 का, और जैसे ही वो प्रोवाइजो हिट कर गया सर वैसे ही आपकी एग्जेम्पशन हम लोग आपसे वापस ले लेंगे। ओके, एक और भयंकर अमेंडमेंट है, रादर आई वुड अप्रिशिएट कि वो अमेंडमेंट की इन लोगों ने। सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 में लिखा है कि सेक्शन 2 क्लॉज 15 के प्रोवाइजो की वजह से अगर चैरिटेबल ट्रस्ट इनएलिजिबल हो गया फॉर टेकिंग द एग्जेम्पशन तो कमिश्नर साहब को उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। कमिश्नर साहब को उस चैरिटेबल ट्रस्ट की एग्जेम्पशन कैंसिल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑटोमेटिकली अब वो 2 क्लॉज 15 से बाहर आ जाता है और सर उसको सेक्शन 11 या 12 एज द केस में की एग्जेम्पशन अलाउ नहीं होगी उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए। और अगर अगले साल फिर से उसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, फॉर एग्जांपल एक ट्रस्ट था, कमर्शियल बेसिस पे था, जनरल पब्लिक यूटिलिटी का था, और सर उसकी जो टोटल रिसिप्ट थी उसके 20% से ज़्यादा, उसकी जो टोटल रिसिप्ट से 20% से ज़्यादा सर उसको रिसिप्ट हो चुकी थी कमर्शियल बेसिस पे, तो सपोज ये काम 15-16 में हुआ तो 15-16 में वो ट्रस्ट एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन 16-17 में फिर से उस ट्रस्ट की जो कमर्शियल बेसिस वाली रिसिप्ट थी वो अप टू 20% रही, कमर्शियल बेसिस रिसिप्ट अप टू 20% रही, तो सर फिर से वो ट्रस्ट एलिजिबल हो जाएगा अपनी एग्जेम्पशंस अवेल करने के लिए। दिस वाज एन अमेंडमेंट, अ स्मॉल अमेंडमेंट इन सेक्शन 13 क्लॉज 8। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड एक अमेंडमेंट, सर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 की अमेंडमेंट है। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 क्या बोलता था? सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 बोलता है कि सर अगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट चाहे तो अपने इनकम को एक्यूमुलेट कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। जनरल लॉ जो चैरिटेबल ट्रस्ट का है वो बोलता है कि सर अगर एक ट्रस्ट की 100 रुपीज़ की इनकम हुई है तो वो 15 रुपये यानी 15% एडॉक एग्जेम्पशन ले सकता है विदाउट एनी कंडीशन, और 85% की एग्जेम्पशन ले सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इट हैज बीन अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, जो चैरिटेबल पर्पस है अपना सेक्शन 2 क्लॉज 15 में। नाउ द पॉइंट इज कि सर एक हमारे पास ये भी था कि अगर चैरिटेबल ट्रस्ट चाहता था तो सर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट चाहे तो सर वो इनकम को एक्यूमुलेट भी कर सकता था। अब वो एक्यूमुलेशन जो है उसके लिए एक फॉर्मेलिटी होती थी, एक स्टेटमेंट देनी होती थी, तो सर ये स्टेटमेंट कब तक डिपॉजिट करनी है इसकी कोई टाइम लिमिट गिवन नहीं थी। अब उसकी टाइम लिमिट दे दी गई है कि सर अगर आपको 11 सबसेक्शन 2 में एग्जेम्पशन लेनी है यानी एक्यूमुलेशन का फायदा उठाना चाहते हो एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर आप एक्यूमुलेशन का फायदा उठाना चाहते हो तो सर आपको एक काम करना पड़ेगा। नंबर 1, सबसे पहले आपको 139 सबसेक्शन 1 की ड्यू डेट से पहले अपनी रिटर्न ऑफ इनकम यानी ट्रस्ट को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी, और उसी की डेट से पहले आपको सर 139 की डेट से पहले ही आपको वो स्टेटमेंट देनी होगी जिस स्टेटमेंट के थ्रू आप क्लेम करेंगे एग्जेम्पशन, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूमुलेशन जिसे बोल सकते हैं, जिसके थ्रू आप क्लेम करेंगे एग्जेम्पशन। तो छोटी सी अमेंडमेंट सर कि अगर आपको एक्यूमुलेशन का बेनिफिट लेना है तो सर आपको एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी रिटर्न की डेट से पहले, और रिटर्न भी आपको विद इन ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 फाइल करनी पड़ेगी, राइट। तो इस अमेंडमेंट को ध्यान रखिएगा सर, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे आप लोग अगर अमेंडमेंट पढ़ के नहीं गए तो। ओके,
और भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं सर, वो लोग आप सारी वीडियोस देखते रहिए हमारे साथ। हमारी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, और आप हमारी कम्युनिटी वेबसाइट भी ज्वाइन कर सकते हैं caconnect.in। ओके, सो लेट्स से कनेक्टेड एंड लेट्स रॉक। और ये सारी अमेंडमेंट बच्चों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपस में ही आप नीचे इस कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। बाई चांस मेरी किसी तरह की मदद चाहिए तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। डोंट टेक इट एज अ प्रॉमिस, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट अगर मुझे टाइम मिला तो। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टे पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद।